फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हमने जो स्टार्ट किया था सी प्रोग्रामिंग का जो कोर्स, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने उस पर पूरे 12 वीडियो बना चुके हैं उसके ऊपर। तो आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, तो हम उस पर करेंगे पूरे जो 12 वीडियोज है उस पर हम लोग रिवीजन करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। हम लोग फिर से वो शॉर्ट में समझेंगे कि उस टॉपिक को कैसे यूज करना है, उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ कौन सा टॉपिक यूज करना है। तो ये सब लोग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत लंबा। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने सबसे पहले जो देखा था सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। तो जो सी प्रोग्रामिंग है वो बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इसका यूज ग्राफिकल इंटरफेस या गेमिंग या अदर हर प्रोग्रामिंग में किया जाता है, हर सॉफ्टवेयर में किया जाता है इस प्रोग्रामिंग का यूज। तो इसमें क्या है कि सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सीखना बहुत आसान है और सी से हर प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। या मान लो दूसरे बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें जो कोड यूज होने वाला है, तो इसके सिमिलर ही उसका स्ट्रक्चर होगा। जो सिंटैक्स होगा कोड का, वो इस सी प्रोग्रामिंग की तरह ही होगा। और सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बहुत आसान है। इससे अगर हम लोग परफेक्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग, तो हमें कौन सी भी लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स भी सिंपली है। और सी कमेंट्स, सी वेरिएबल, डाटा टाइप्स देखे थे हमने। बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर। तो सी का स्ट्रक्चर कैसा है वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें सिंटैक्स देखते, सॉरी। तो सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल लेनी होती है, हेडर फाइल। उसके बाद हमें एक मेन फंक्शन लेना होता है, ठीक है। अब हेडर फाइल इंपॉर्टेंट होती है और मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ये दो चीजें हमें सी प्रोग्रामिंग में चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद आते हैं कमेंट्स के ऊपर। तो कमेंट्स हम सिंगल लाइन या मल्टी लाइन दे सकते हैं। तो सिंगल लाइन डबल स्लैश, और मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार। और उसके बाद हमारा जो भी कंटेंट होगा वो उसके अंदर आएगा, और उसके बाद स्टार स्लैश, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग है ना कोड में देखते हैं, मतलब देव C++ ओपन करके वहां पर देखते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देव C++ ओपन करता हूँ। यहाँ पर हो गया ओपन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था, सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स देखना था। तो चलिए यहाँ पर जो सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है, तो हमें इस लाइन में लेना है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल कैसे लेते हैं, हम हैश का यूज करते हैं। उसके बाद इंक्लूड, इंक्लूड मतलब लेना। तो यहाँ पर इंक्लूड, उसके बाद ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल लेना है यहाँ पर। वो किस लिए, उसके अंदर हमें stdio.h नाम की हेडर फाइल है, उसे एक्सेस करना है। तो stdio.h। तो std मतलब स्टैंडर्ड, और io मतलब इनपुट आउटपुट, और .py इसका एक्सटेंशन है। तो हमें ये हेडर फाइल इसलिए लेनी है, हम लोग जो scanf, printf यूज करते हैं, %d यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो हमें सब चीजें एक्सेस करने के लिए इस हेडर फाइल में वो ऑलरेडी स्टोरेड है। तो वहां से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस हेडर फाइल की मदद से। तो इसलिए हम लोग इस हेडर फाइल का यूज करते हैं।
तो नेक्स्ट में आते हमें बनाना पड़ता है एक मेन फंक्शन। तो इसका नाम इंट मेन होता है और उसके बाद पैरेंथेसिस और करली ब्रेस। तो ये सी का सिंपल सा स्ट्रक्चर है या सिंटैक्स है। तो जो हेडर फाइल ली, उसके बाद मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब इसके अंदर हमें जो चाहे वो कोड हम लिख सकते हैं। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सिंटैक्स, और अब हम लोग देखते हैं कमेंट्स। तो एक कमेंट्स क्या है वो हमने देखा था, बट फिर से बताता हूँ। कमेंट्स अगर हमें कोई नोट लिखना है, मान लो यहाँ पर ये जो हमारा है हेडर फाइल, तो इधर लिखना है दिस इज माय हेडर फाइल। तो ये जो लाइन है वो मैंने लिख दी, बट अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो इस लाइन को मेरे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली ना। मतलब इस लाइन को एरर देगा, यहाँ पर सिंटैक्स का एरर देगा ये हमें। सबसे पहले मैं फाइल को सेव करता हूँ यहाँ पर all.c से। यहाँ पर .c से हम इस एक्सटेंशन से हमें हमारी फाइल सेव कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोसीड, और यहाँ पर हैश इंक्लूड डायरेक्टरी में यहाँ पर एरर दिखा रहा है हमें। तो इस लाइन की वजह से हमें एरर दिखा रहा है। अगर मैं और एक लाइन यहाँ पर लिखूं तो दिस इज माय मेन फंक्शन। यहाँ पर अगर मैं कंपाइल और रन करता हूँ इसे, तो यहाँ पर रन हो गया गलती से, यहाँ पर कंपाइल और रन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर भी एरर शो कर रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पर कौन सी चीज काम आएगी? तो यहाँ पर हमें कमेंट आउट, मतलब कमेंट जो है वो यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर अगर मैं डबल स्लैश देता हूँ तो ये लाइन मेरी कमेंट आउट हो गई है। अब इसी लाइन को मैं कमेंट देता हूँ और अब प्रोग्राम रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0 एरर में हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें मल्टी लाइंस को कमेंट्स करना है, मान लो यहाँ पर मैं देता हूँ इसी लाइन को मैं 2 बार या 3 बार देता हूँ, ये रही हमारी 3 लाइंस। तो यहाँ पर हर जगह तो हम लोग कमेंट तो देने से रहे। मान लो हमारे पास ऐसी 100 लाइंस है, यहाँ पर मैं 10 लाइन लेता हूँ, इतनी लाइंस है मेरे पास। तो इन सभी लाइंस को मैं क्या डबल स्लैश करता रहूंगा, इससे मेरा टाइम वेस्ट तो हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का। तो वो कैसा करना है? तो सिंपली स्लैश और स्टार लगाना है, और जहां पर हमें एंड करना है तो वहां पर स्टार और स्लैश लगाना है। इससे क्या होगा कि वो कमेंट एंड हो जाएगी और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक ही मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं ये हटा देता हूँ तो इस करली ब्रेस के ऊपर ध्यान देना, वो कमेंट आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने यहाँ पर कमेंट को क्लोज नहीं किया इसलिए। तो इस प्रकार से आप लोग सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हमारा जो पॉइंट है डाटा टाइप्स। तो बेसिक डाटा टाइप्स देखेंगे हम। फर्स्ट है इंटीजर, तो उसकी साइज है 2 और 4 बाइट्स। जो हमारा इंटीजर है वो स्टोर करने के लिए 4 या 2 बाइट्स लेता है, और उसको फॉर्मेट में लिखने के लिए हम लोग %d का यूज करते हैं, क्योंकि हम जब यूजर से एक्सेस करते हैं या हम खुद देते हैं तो हमें आउटपुट देने के लिए, मतलब यहाँ पर देखते हैं
एक वेरिएबल बनाया हमने इंट ए और इसकी वैल्यू दी 10। तो ये जो 10 है, अगर इस 10 को हमें प्रिंट करना है तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमें देना पड़ेगा। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %d। अब फ्लोट सेकंड है हमारा फ्लोट, तो उसकी साइज है 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स उसकी साइज है और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है f। उसके बाद आता है हमारा डबल। तो डबल का जो साइज है वो 8 बाइट्स है और डबल का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो LF है। तो नेक्स्ट में आता है 4th नंबर पर हमारा कैर। तो कैर का जो साइज है वो 1 बाइट है और उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %c है। अब यहाँ पर जानते हैं कि ये इंटीजर क्या है। तो इंटीजर है 0 to 9 के जितने भी डिजिट्स है, 0 to 9 या ऑल डिजिट्स जिनके अंदर यहाँ पर 1.2 या 2.2 ऐसा डिजिट नहीं है, तो सिंपली 1 2 3 या एक नंबर कौन सा भी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट या पॉइंट में वैल्यू नहीं है उसे हम लोग सिंपली इंटीजर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट में आते हैं हम लोग फ्लोट। तो फ्लोट क्या है? तो फ्लोट एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर पॉइंट्स के बाद कुछ वैल्यूज आती है, मतलब 2.22 3.22 नहीं तो 34.64 जो पॉइंटिंग्स में वैल्यूज आती है उसे हम लोग फ्लोट बोलते हैं। अब एक डबल क्या है? फ्लोट तो देखा हमने, इंट देखा, इंट का फुल फॉर्म है इंटीजर, फ्लोट, उसके बाद आता है डबल। तो अब ये डबल क्या है? तो डबल ऐसा चीज है कि यहाँ पर अगर मैं 2.22 हमारा जितना भी बड़ा आंसर होगा उतनी उसकी डिस्प्ले करने की क्षमता है। तो डबल का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें लास्ट पॉइंट तक की वैल्यू डिस्प्ले हो। फ्लोट में क्या होता है? फर्स्ट 2 नंबर्स ही डिस्प्ले करता है और डबल में क्या करता है? मल्टीपल जो जितने भी नंबर्स है उतने डिस्प्ले करता है। अब कैरेक्टर क्या है? तो कैरेक्टर है, मान लो यहाँ पर मेरा नाम लिया, तो ये जो मेरा नाम है ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग हो गया। एक स्ट्रिंग हो गया। तो इसके अंदर टोटल 6 कैरेक्टर्स आते हैं, T सेपरेट, U सेपरेट, S सेपरेट, ऐसे टोटल 6 कैरेक्टर आते हैं। तो इन 6 में से जो एक है तो एक को बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है, और उसका शॉर्ट फॉर्म है कैर। तो T सेपरेट आएगा, U सेपरेट आएगा, ऐसे सेपरेट सेपरेट मतलब A to Z, स्मॉल एंड ग्रेटर मतलब अपर केस और लोअर केस, जो दोनों ABCD है हमारी, वो जो है वो हर एक वर्ड मतलब कैरेक्टर है। A एक कैरेक्टर हो गया, B एक कैरेक्टर हो गया, C एक सिंबल सेपरेट सेपरेट जो है वो हमारे कैरेक्टर्स है। तो चलिए इनको यूज करते हमारे प्रोग्राम में, तीनों को चारों के चारों को, और देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर मैंने इंट लिया, उसके बाद लेता हूँ फ्लोट b इज इक्वल्स टू 10.10 सेमीकोलन, उसके बाद यहाँ पर डबल को लेंगे हम c इज इक्वल्स टू 10 पॉइंट इतनी भी वैल्यू है हमारी। उसके बाद लेंगे कैर के बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल देता हूँ डी के बाद इक्वल्स टू
और एक बात हमेशा याद रखना, अब आप लोग कैरेक्टर ले रहे हो तो कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर लेना होगा, जो भी आप कैरेक्टर ले रहे हो उसे, ठीक है। अब अगर आप लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं तो उसे डबल कोट के अंदर लेना है और कैरेक्टर को सिंगल कोट के अंदर। क्या होगा अगर मैं इसी कैरेक्टर को डबल कोट के अंदर लूंगा तो ये ऐसा ब्लू दिखेगा। अब हम लोग इसे बाद में ट्राई करते हैं, पहले हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीटली रन कर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये हमने डिक्लेरेशन किया, कुछ एरर है या नहीं कंपाइल कर चेक करते एक बार। तो 0 एरर से कोई एरर नहीं है, तो चलिए वैल्यूज को प्रिंट कर दें। तो प्रिंट एफ और डबल कोट के अंदर वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पर हमने ए को जो हमारा डाटा टाइप है वो इंटीजर है, तो यहाँ पर हमें एक्सेस स्पेसिफायर देना पड़ेगा %d और उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाकर हमने जिस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर की है उस वेरिएबल को लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा वैल्यू ऑफ बी, जो वैल्यू ऑफ बी इज है उसे हमने लिया है फ्लोट और फ्लोट का एक्सेस स्पेसिफायर है %f, ठीक है, और स्टोर किया है बी के अंदर। और नेक्स्ट में आते हैं हमारा डबल, तो डबल का वैल्यू हमने स्टोर किया है सी के अंदर, तो वैल्यू ऑफ सी इज, यहाँ पर ए की जगह आएगा हमारा सी और एक्सेस स्पेसिफायर है lf। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, तो हमने लिया था कैर, तो कैर हमने स्टोर किया था डी में, वैल्यू ऑफ डी इज %c, कैरेक्टर का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो %c है, जिससे कि हम लोग वैल्यू को एक्सेस करें, और वो हमने स्टोर किया है %d के अंदर। अब देखते हैं कोई एरर आता है, कोई एरर नहीं, रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यू लाइन को लेते हैं /n लगाकर, /n से हम लोग न्यू लाइन को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर रन किया और यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज 10, उसके बाद हमने जो फ्लोट लिया है वैल्यू ऑफ बी इज 10 के बाद जो 0 आए हो, उसके बाद हमने लिए वैल्यू ऑफ सी जो कि हमारा डबल है वो भी आ गया, और वैल्यू ऑफ डी इज टी जो कि हमने ली थी कैरेक्टर की वैल्यू। अब हम लोग चेक करने वाले थे इसको डबल कोट के अंदर डालकर, तो क्या होगा डबल कोट के अंदर डाल के। कंपाइल किया, यहाँ पर पहले ही एरर दिखा दिया और यहाँ पर शो भी नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर हमें वैल्यूज को डालना होता है, जिससे कि हमारा जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले हो जाए। अगर मैं यहाँ पर मेरा पूरा नाम लेता हूँ तो, और अब करता हूँ कंपाइल और रन, तो यहाँ पर देख सकते हो एरर तो आ गया, बट यहाँ पर लास्ट वर्ड आया है, हमारा जो लास्ट का कैरेक्टर है वो डिस्प्ले किया है, ना कि पूरा का पूरा नेम डिस्प्ले किया है, ठीक है। ये था हमारा फ्लोट और डबल जो डाटा टाइप थे वो थे। अब नेक्स्ट में आते हमारा जो हमने देखा था ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग में, तो कौन कौन से ऑपरेटर्स है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लॉजिकल है और बिटवाइज है। तो हमने कौन कौन से देखे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे। तो एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
डिवीजन, मॉड्यूल रिटर्न्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये आपने देखा होगा। और ये सब के सब सिंपल है। और यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमने यूज किए थे इफ एल्स के अंदर। तो चलिए हम लोग पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं यूज कर। यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर हेडर फाइल लेता हूँ। अब हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए तीन वेरिएबल्स की जरूरत होगी, जो कि हम लोग यहाँ पर ही डिक्लेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 10, कोमा b इज इक्वल्स टू 22, कोमा c। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और 2 वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन किए। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, और इसी लाइन को उसके बाद यहाँ पर इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट f ऑफ एडिशन। यहाँ पर सिंपली ऐड इज %d %d, यहाँ पर %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d। और यहाँ पर आप लोग बोल रहे होंगे यहाँ पर 3 बार %d क्यों लिया और a प्लस का साइन a क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा शो करने वाले हैं कि a प्लस b इज इक्वल्स टू c, मतलब कि यहाँ पर 10 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 32 आएगा ना हमारा आंसर। तो ऐसा आंसर हम लोग शो करना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा टाइप किया है। उसके बाद यहाँ पर इस %d को वैल्यू जाएगी a की, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे a, उसके बाद b, उसके बाद c। ये हो गया हमारा एडिशन। तो इसको रन कर देखते हैं एक बार क्या एरर आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एडिशन डॉट सी, तो 0 एरर्स। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडिशन इन इज 10 प्लस 22 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ /n। अब यहाँ पर देखना, सिर्फ और सिर्फ हमें इन सिंबल्स को बदलना है। जो एडिशन है यहाँ पर इस सिंबल्स को चेंज करना है, जिससे कि हमारे जो बाकी वर्क है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर 1 2 3 जो हमारा एक काम आएगा सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर लिखता हूँ सब, यहाँ पर करता हूँ माइनस, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा काम आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। उसके बाद का आएगा हमारा डिवाइड के लिए काम। तो एक किया डिवाइड, यहाँ पर सिंबल किया डिवाइड, और इसे करते हैं अब हम लोग रन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ है और हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर वो शो कर रहा है। तो एडिशन इज 10 प्लस 22, सब्सट्रैक्शन 10 माइनस 22, मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाई 22, और यहाँ पर लास्ट में डिवाइड लगाना है हमें, डिवाइड। तो इससे हमारा प्रोग्राम ठीक से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिवाइड भी आ गया है। तो 10 से 22 को डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आता है। तो ये था एडिशन का, जो कि सिंपल सा था। बस आपको ऑपरेटर्स को चेंज करना है यहाँ पर, जिससे कि
आपका सब्सट्रैक्शन एडिशन जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगर हम लोग इसी प्रोग्राम में कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर ले तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू रिटर्न होगी 0 या 1। अब एक 0 या 1 क्या है, तो एक बाइनरी कोड है, मतलब यहाँ पर 0 आएगा तो ट्रू और 1 आएगा तो फॉल्स, ऐसा कंडीशन होता है, ऐसा कुछ। तो ये जो कंडीशन से अगर ट्रू आता है तो 0 और फॉल्स आता है तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा, लेकिन हम लोगों को वैसा नहीं आउटपुट चाहिए, हम देखते हैं डायरेक्टली उसका यूज कर इसका कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज करने से पहले क्या करेंगे हम लोग इफ एल्स का पार्ट देखेंगे, जिससे कि हमें उस ऑपरेटर्स का यूज अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर करता हूँ न्यू फाइल और वही प्रोसेस हमें लेना है हेडर फाइल। तो यहाँ पर हैश तो ये ली हमने हेडर फाइल। अब हमें इफ एल्स का जो प्रोग्राम करना है, इफ एल्स मतलब अगर a इज इक्वल्स टू b होगा तो मतलब 0 इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पर प्रिंट होगा दिस इज 0। अगर नहीं होगा तो प्रिंट होगा कि दिस इज नॉट 0। ठीक है, हम ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम 0 देखेंगे कि ये वैल्यू 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं इंट लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन देना है हमें। तो यहाँ पर इफ का जो सिंटैक्स है इफ एल्स का, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इफ लेना है, उसके बाद ब्रैकेट और इसके अंदर कंडीशन लिखनी है। ठीक है, हमारी जो कंडीशन है वो लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रेस, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, जो कि हमें यहाँ पर इसके अंदर क्या वर्क देना है, इसे प्रिंट देना है या एडिशन करना है या अदरवाइज जो भी हो वो करने के लिए हम लोग इसके अंदर डालेंगे। अगर एक कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू b, अगर एक कंडीशन रॉन्ग आती है, यहाँ पर मान लो इंट b इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉल्स होने के बाद ये कंपाइलर आएगा हमारा नीचे का आएगा वो, तो एक मिनट, जो हमारा कंपाइलर है वो यहाँ से निकलकर डायरेक्टली प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा, वो इसके अंदर झांकने के लिए नहीं जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन को वो चेक नहीं करेगा। तो उसे चेक नहीं किया तो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम लोग एल्स देंगे। अब एल्स का क्या पार्ट, एल्स को हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं देते। एल्स का पार्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर ऊपर की इफ की कंडीशन फॉल्स आ जाए तो बाय डिफॉल्टली जो हम एल्स के अंदर डालते हैं वो रन हो जाए, तो इसलिए हम लोग इफ एल्स का यूज कर दे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं a इज इक्वल टू b है या नहीं, तो a इक्वल b। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बात याद रखना कि यहाँ पर सिंगल इक्वल है, मतलब
इस एक के अंदर हम ये वैल्यू डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू ए और यहाँ पर डबल इक्वल्स टू ए, इसका मतलब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 10 और 10 ये दोनों सेम है या नहीं और चेक कर रहे हैं, इक्वालिटी चेक करते हैं। डबल इक्वल साइन से और सिंपल इक्वल साइन से क्या करते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालनी है या कोई भी वर्क परफॉर्म करना है तो इसके लिए हम लोग सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल इक्वल b किया और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंट f ऑफ a इज इक्वल टू b और सेमीकोलन और इसी लाइन को मैं एल्स के अंदर डालता हूँ पर a इज यहाँ पर नॉट करता हूँ नॉट इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर रन किया, यहाँ पर प्रोग्राम देता हूँ इफ डॉट सी का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है हमारा a इज नॉट इक्वल्स टू b। यहाँ पर दोनों में से एक ही कोई तो प्रिंट होगा, तो यहाँ पर अगर मैं b की वैल्यू 0 देता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट आना चाहिए a इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है a इज इक्वल्स टू b। तो इस प्रकार से आप लोग इफ एल्स का यूज कर सकते हो और उसी के साथ साथ इस इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इन ऑपरेटर्स का उसके अंदर यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पर सिंपली मुझे लेना है a इज ग्रेटर देन b, इसका आउटपुट क्या आएगा, b इज ग्रेटर देन a, क्योंकि यहाँ पर हम लोग b को ग्रेटर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर b इज ग्रेटर टू a, ठीक है, और b की वैल्यू होगी 1। अब हम लोग यहाँ पर कंपाइल और रन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग b इज ग्रेटर टू a आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर a की वैल्यू में 1 कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा हमारा। तो यहाँ पर आउटपुट देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर मैं एक चेंज करता हूँ, a इज ग्रेटर टू b, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो b इज ग्रेटर टू a, अगर हमारा b जो है वो ग्रेटर होगा a से तो a प्रिंट होना चाहिए, और अगर a बड़ा हुआ तो a स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लेना कि a और b की वैल्यू सेम है, बट हमारा आउटपुट क्या आता है, अब देखना आप लोग, हमारा आउटपुट आ रहा है a इज ग्रेटर टू b, बट यहाँ पर सिमिलर है ना हमारा, तो फिर a कंडीशन क्यों रन नहीं हो रही, b इज ग्रेटर टू a कंडीशन रन होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाना होता है। तो यहाँ पर b इज इक्वल एंड ग्रेटर टू a, ऐसा लिखेंगे और अब इसे रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, b इज इक्वल एंड ग्रेटर टू a। तो इस प्रकार से आप लोग ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल इक्वल, एंड और नॉट, इसका यूज यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, हमारा जो इफ एल्स का स्टेटमेंट वो तो हमने देख लिया, बट यहाँ पर इफ एल्स, फिर से इफ एल्स जो स्टेटमेंट, मान लो यहाँ पर मुझे दिखाना है सिर्फ और सिर्फ b इज
ग्रेटर टू ए, ठीक है। और नेक्स्ट में मुझे और एक लाइन प्रिंट करनी है। यहाँ पर बी इज, यहाँ पर इज इक्वल टू ए, ठीक है। b इज इक्वल टू ए, और अदरवाइज यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b आउटपुट आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा तो इक्वल इक्वल है, तो हमें चाहिए ये स्टेटमेंट प्रिंट होने को, तो यहाँ पर हम लोग एल्स इफ का यूज कर सकते हैं, एल्स इफ का, ठीक है। यहाँ पर स्पेस और उसके बाद करली ब्रेस। अब एक इसको हम लोग सिंपली रन कर देखते हैं क्या रन होता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें इसका एरर दिख रहा है, किस चीज का, क्योंकि हमें यहाँ पर इफ का यूज किया, एल्स इफ का, तो हमें यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या है हमारी, b इज इक्वल ए, ठीक है। अब इसे हम लोग कंपाइल कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ रहा है b इज इक्वल टू ए, बट आपने एक नोटिस किया कि हमने ऊपर करली ब्रेस दिया, यहाँ पर एल्स को करली ब्रेस दिया, बट इसको करली ब्रेस नहीं दिया हमने। ऐसा क्यों किया? यहाँ पर आप लोग करली ब्रेस भी देते हो ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया यहाँ पर करली ब्रेस, और इसे अब कंपाइल और रन करता हूं तो भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो लूपिंग स्टेटमेंट से या इफ एल्स से या जो भी है, डू व्हाइल और सभी के सभी इस चीज को फॉलो करते हैं। अगर इस लाइन के बाद मतलब एल्स के नीचे यहाँ पर इस लाइन में कौन सा भी कोड होगा तो वो इसका माना जाएगा, एक लाइन जो है वो इसकी मानी जाएगी। बट उसके बाद ये 9 नंबर पर है, उसके बाद 10 नंबर पर आएगा, ठीक है। इसकी 9 की और 10 की लाइन इसकी होगी अगर हम लोग करली ब्रेस ना दे तो। बट अगर हमने 11 लाइन को एक लाइन लिखी, यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाता हूँ जिससे कि समझ में आए। एक करली ब्रेस हटाता हूँ, अब यहाँ पर कंपाइल और रन कर दिखाता हूँ, तो रन हो रहा है ठीक से, ठीक है। बट अगर मैं इसी लाइन को और एक बार करूँ तो प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाएगी? क्या एरर आएगा? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इफ का एल्स विदाउट प्रोवाइड इफ, इसका हमें एरर आ रहा है। तो एरर सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर कर्ली ब्रेस का यूज करते हैं। क्या एरर सॉल्व हो जाएगा हमारा? यहाँ पर किया कंपाइल और रन, तो एरर सक्सेसफुली सॉल्व हो गया हमारा। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक समझना है कि जो एल्स इफ है या इफ है उसके नीचे जो स्टेटमेंट आएगा, जो लाइन आएगी वही उसी इफ के होगी अगर आपने करली ब्रेस नहीं दिया तो। अदरवाइज करली ब्रेस दिया तो जितने भी करली ब्रेस के अंदर लाइंस होगी आपकी वो उस इफ की या एल्स की हो जाएगी, उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये था एल्स इफ, मतलब अगर हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन लेनी है तो हम इस इफ एल्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं हमारा नेक्स्टेड इफ। तो नेक्स्टेड इफ क्या चीज है? अगर हमें किसी इफ के अंदर कोई इफ लेना है, यहाँ पर हमने क्या किया, दो कंडीशन तो चेक कर ली, यहाँ पर एक फिर से इल सेफ लगाकर यहाँ पर और यहाँ पर सेपरेटली एल्स लगाया, तो एक कंडीशन तो हमने चेक कर ली। बट अगर क्या होगा, हमें लगाना है इफ एल्स के अंदर और एक इफ एल्स।
तो इफ के अंदर हम लोग और इफ एल्स कैसे लगा सकते हैं? सिंपली इफ एल्स का स्टेटमेंट हटा देता हूँ और सिर्फ ए देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को कॉपी करता हूँ और इस इफ के अंदर डाल देता हूँ। वही चीज, सेम टू सेम चीज है, बट क्या होगा मालूम है? यहाँ पर एल्स का पार्ट मैं आगे लेता हूँ जिससे कि समझ में अच्छे से आए। चलो, तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट बदल देता हूँ, यू एंटरेड टू नेक्स्टेड इफ, मतलब आप लोग नेक्स्टेड इफ के अंदर एंटर हो चुके हो। ठीक है, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट दिया। अब एक स्टेटमेंट कंप्लीट कब होगा? तो ए और ए ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी होगा तो वो इसके अंदर आएगा, और उसके बाद वो चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी है या नहीं। तो यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा वो? बी इज ग्रेटर देन टू ए, अदरवाइज ए इज ग्रेटर देन टू बी। तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपली ये जो लाइन है, ये जो इफ है वो चेक करेगा ए इज ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल्स टू बी है या नहीं, मतलब 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी। बी की वैल्यू क्या है? 1। अगर ए ट्रू हो जाते हैं तो ए ट्रू होने के बाद वो एंटर करेगा, प्रिंट करेगा इस मैसेज को जो कि इसके अंदर ही है। उसके बाद वो जाएगा इस इफ के पास, ठीक है, और इस इफ को पूछेगा, इसकी जो कंडीशन दी है हमने ए लेस देन बी, मतलब 1 लेस देन 1, तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। तो एक कंडीशन फॉल होने के बाद वो जाएगा इस एल्स के पास, ठीक है, और ए स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम लोग रन करते हैं तो क्या आउटपुट आता है हम लोग देखते हैं। तो ये किया कंपाइल और हो चुका है रन। तो यहाँ पर मैं /n देता हूँ। /n से क्या होता है? हमारा न्यू लाइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू एंटरेड टू नेक्स्टेड इफ, मतलब आपने जो प्रवेश किया है नेक्स्टेड इफ के अंदर, और ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है बी से। यहाँ पर बी की वैल्यू करता हूँ 3 और अब इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यू एंटरेड टू नेक्स्टेड इफ और बी इज ग्रेटर टू ए, ऐसा आंसर शो कर रहा है हमारा। तो यहाँ पर अगर हमें इस एल्स का पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो जानते हैं हम। अगर ए जो हमारा कंडीशन है, ए कंडीशन जो है हमारा, अगर ए ही फॉल्स होता है तो ना तो ए फॉल्स होने के बाद ए लाइन प्रिंट होगी, ना ही ए लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद ए एल्स भी प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली प्रिंट क्या होगा? ए इज ग्रेटर टू बी। वो कैसे हम लोग देखते हैं, चलो यहाँ पर सिंपली मैं सिंबल का चेंज करता हूँ, या यहाँ पर बी की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, 0 ली। अब कंपाइल और रन किया तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा मैसेज आया ए इज ग्रेटर टू बी। तो ए मैसेज हमने दे रखा था यहाँ पर ए इज ग्रेटर टू बी, ये डायरेक्टली मैसेज आया। यहाँ पर समझने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ नेक्स्टेड इफ, यहाँ पर एल्स का पार्ट है तो एल्स, और अब आपको
कंफर्म करने के लिए मैं रन कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो a इज ग्रेटर टू b ही हमारा दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर a लाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नेक्स्टेड इफ का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं हमारा स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर हमें कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो इफ एल्स जैसा ही होता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर एक वैल्यू होती है, जैसे कि मान लो मैंने चूज किया ए, और अगर हमारा केस 1 होगा और 1 के अंदर हम लोगों ने दिया होगा कि प्रिंट एफ ऑफ दिस इज केस फर्स्ट, ऐसा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंटर करते हैं 1, तो यहाँ पर प्रिंट होगा दिस इज केस फर्स्ट। अगर हम लोग 2 एंटर करते हैं तो केस 2 के अंदर जाएगा और दिस इज केस 2 ऐसा प्रिंट करेगा। तो जो हम लोग केस देंगे उसके ऊपर वो डिपेंड है। और जो हमारा यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड है या डिफॉल्ट कीवर्ड है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि किसी केस को ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और केस का यूज किस लिए किया जाता है, तो हमारे पास मेनी ऑप्शंस होते हैं या मेनी कोड ब्लॉक्स होते हैं। अब एक कोड ब्लॉक्स क्या है, तो हमने जो एडिशन का प्रोग्राम देखा, यहाँ पर हमने एडिशन का प्रोग्राम देखा। यहाँ पर जो हमारा एडिशन का एक ब्लॉक हो गया, सब्सट्रैक्शन का एक ब्लॉक हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का एक हो गया और डिवीजन का एक हो गया। ऐसे हमारे पास 4 ब्लॉक्स हो गए। अगर हम लोगों को इस चारों में से एक ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और उसे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोग उस केस का यूज करते हैं, इसका स्विच केस का। और नेक्स्ट में आते हैं हमारा लूप। तो लूप में सबसे पहले होता है व्हाइल लूप, डू व्हाइल और फॉर लूप। ऐसे 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। तो लूप का यूज किस लिए करते हैं, अगर हमें कोई ब्लॉक को या कोई कोड को रिपीट रन करना है। अगर मान लो हमें 2 का टेबल क्रिएट करना है, मतलब 2 का पहाड़ा क्रिएट करना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ऐसा हमें बार बार करना पड़ेगा। तो ऐसा न करते हुए अगर हम लोग फॉर लूप लगा ले, तो हमारा वही कोड जो कि हमें चाहेगा 10 लाइन्स तक, तो वही कोड हमें 2 लाइन्स में क्रिएट करने को मिलता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टाइम है वो बचता है। किस वजह से, तो फाइल लूप या डू फाइल लूप, फॉर लूप जो भी हो उससे। तो यहाँ पर फाइल लूप का सिंटैक्स है, जो कि हमें सिंटैक्स फाइल एक कीवर्ड देना है, उसके बाद उसकी पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन और कोड ब्लॉक जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है। उसका एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फाइल, उसके बाद फाइल के बाद एक कंडीशन दी, आई जाएगा हमारा 5 तक, जब तक आई लेस देन 5 नहीं होता तब तक हमारा कोड रन होता रहेगा। और जब 5 लेस देन 5 आ जाएगा तब कोड फॉल्स हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी और जो हमारा ये ब्लॉक है वो कट हो जाएगा या रन होना बंद हो जाएगा। उसके बाद डू व्हाइल को जो हम कंडीशन देते हैं वो हम लास्ट में कंडीशन देते हैं। पहले हमारा स्टेटमेंट या हमें जो भी प्रिंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं। और नेक्स्ट में आते हैं हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप के अंदर हम लोग 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो उसका सिंटैक्स है फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर स्टेटमेंट 1, सेमीकोलन स्टेटमेंट 2, सेमीकोलन स्टेटमेंट 3, और उसके बाद करली ब्रेस के अंदर कोड ऑफ लॉक्स। तो स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या होता है, तो 1 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक, फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। उसके बाद सेकंड, डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक्स, मतलब हम लोग कंडीशन देते हैं कि हमें
कहाँ तक जाना है या उसका एंडिंग पॉइंट हम लोग लिखते हैं। उसके बाद थर्ड में आते हैं हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जो मेथड है वो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। मतलब हमें इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। यहाँ पर आपने जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर सीखे हैं, ये यूज यहाँ पर होते हैं लूप्स के अंदर, फॉर लूप के अंदर। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा 0 1 2 3 4, तो ये प्रिंट होगा। उसके बाद हमारा कोड आउटपुट शो करना या वो एग्जीक्यूट करना स्टॉप कर देगा, क्योंकि हमारा कोड स्टॉप होने वाला है वहीं पर। तो ये था फॉर लूप। उसके बाद आते हैं हमारा एरे। तो एरे का यूज किस लिए करते हैं कि अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं और वो वैल्यू सेम डाटा टाइप्स की होती है, तो इसलिए एरे के अंदर हम लोग उसे स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर भी एरे के कुछ टाइप्स है। सबसे पहले जानते हैं कि एरे को लिखना कैसे। तो एरे को लिखने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल लेना होता है, जैसा इंट ए, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल्स टू, अब कर्ली ब्रेस है, आई थिंक कर्ली ब्रेस है, और इसके अंदर हमें जो भी वैल्यू डालनी है उसके बाद कोमा वैल्यू कोमा और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस प्रकार से हम लोग एरे लिखते हैं। तो ये था हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। एरे के टोटल 2 पार्ट्स है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। तो ये जो हमने यहाँ पर देखा वो सिंगल डायमेंशनल एरे था और इसे प्रिंट कर रहेंगे हम लोग कैसे, तो फॉर लूप का यूज कर। तो अभी मैंने बताया कि फॉर लूप का यूज किस लिए होता है। अगर हमें कोई प्रिंट करना है, अगर टेबल या कुछ भी, तो यहाँ पर हम लोग उस फॉर लूप का यूज कर फिर इस एरे को प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज इस एरे को प्रिंट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मान लो हम ये जो हमारा एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। 0 से कैसे, यहाँ पर जो 12 है उसकी वैल्यू होती है 0, उसके बाद 34 की 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, ऐसी वैल्यू यहाँ पर असाइन होती है। तो यहाँ पर मैं अगर डाल दूं 0 और इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, अब इसका आउटपुट आएगा हमारा 12, जो कि 0 पोजीशन पे है 12, तो हमारा आउटपुट आएगा 12। तो इस प्रकार से आप लोग सिंगल डायमेंशनल एरे का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा 2D एरे। ठीक है, तो 2D एरे इस प्रकार से लिखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमने ए को लिया और इसकी लेंथ दे दी 10, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, इसकी लेंथ दे दी मैंने 3। उसके बाद और एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और उसकी लेंथ देता हूँ 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा कोड है यहाँ पर आ रहा है 3, तो ये कर्ली ब्रेस निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और एक कर्ली ब्रेस डाला, उसके अंदर और एक कर्ली ब्रेस होने वाला है। ठीक है, कर्ली ब्रेस के अंदर कर्ली ब्रेस और इसके अंदर हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके फर्स्ट टाइम हमारी 3 वैल्यूज होगी, तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो ये थी 3 वैल्यू हमारी इस कर्ली ब्रेस के लिए। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगेगा और फिर एक बार कर्ली ब्रेस आएगा, उसके अंदर 2 वैल्यूज होगी जो कि हमने असाइन की थी, तो 1, 2। इस प्रकार से आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हो। और इसे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ए और ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स डालते थे 0, तो वहां से वो एक्सेस हो जाता था।
बट अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है इस पूरे एरे का 0 है और इसका 1 है, बट ये 1 और 0 है ही है। उसके बाद ये जो 1 है हमारा, ये 2 है और ये 3 है, इसका भी इंडेक्स है। जिस प्रकार इस पूरे ब्लॉक का एक इंडेक्स है 0 और इस पूरे ब्लॉक का इंडेक्स है 1, उसी प्रकार इन तीनों का 0, 1, 2 और इन दोनों का 0, 1 ऐसे इंडेक्स है। तो हमें यहाँ पर एक्सेस करने के लिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने पड़ेंगे और यहाँ पर अगर हमें प्रिंट करना है 2, तो इस वाले 2 को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मेन जो है ये ब्लॉक, इसका इंडेक्स है 0, वो मैंने लिया यहाँ पर, और इस 2 का इंडेक्स है 1, उसके बाद यहाँ पर लिया मैं 1। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा ए के अंदर 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे इस 1 को प्रिंट करना है तो क्या करना होगा, सिंपली इसका फर्स्ट में इस पूरे ब्लॉक का इंडेक्स जो कि है 1, यहाँ पर लिया मैंने 1, और 1 का जो इंडेक्स है वो है 0, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा हमारा 1। तो इस प्रकार से आप लोग सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं हमारा सी मेमोरी एड्रेस। तो सी मेमोरी एड्रेस हमने देखा था कि सी का जो एड्रेस है हम लोग देते हैं एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं हम लोग, तो उसके थ्रू वैल्यूज को असाइन करते हैं और उसे डिस्प्ले करने के लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर %p का यूज करते हैं और एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो एंड ऑपरेटर का यूज कर क्या होता है कि हमारा जो मेमोरी का एड्रेस है, मतलब जो वेरिएबल है हमारा, यहाँ पर वेरिएबल देख सकते हो हमारा ए नाम का वेरिएबल है, तो एक कहाँ पर स्टोर है वो देखने के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं और %p एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सी पॉइंटर। तो सी पॉइंटर सिंपली क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को हमें पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए हम लोग इस पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है, यहाँ पर एक मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ, जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, कुछ पार्ट में हमारा काम उसका काम करता है। वो जब हमारा फर्स्ट लेवल होता है कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हमारा कोड, उसके बाद वो कंपाइल करता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है और रन करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा होती है। तो पॉइंटर क्या करता है कि हमने जो कोड लिखा उसे एग्जीक्यूट करता है और डायरेक्टली रन कर देता है, और जो बीच का पार्ट है जो उसे नहीं चाहिए तो वो पॉइंटर की मदद से नहीं लिया जाता, जिससे कि हमारा टाइम बच जाता है। और यहाँ से पॉइंटर का यूज कर वैल्यू डायरेक्टली असाइन हो जाती है, या कहीं पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं उसका एड्रेस निकल कर या पॉइंट आउट कर। उसके बाद आते हैं हमारा फंक्शन। तो एक फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऐसा एक कोड ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम लोग फंक्शन लिखते हैं। अब हम लोग एक हेडर फाइल एक्सेस करते हैं, ठीक है, कौन सी #stdio.h, उसके अंदर से हम लोग printf, scanf, ये जो है वो फंक्शन ही तो है, हम लोग यूज करते हैं। अब int main जो है वो फंक्शन है क्योंकि हम लोग उसे यूज करते हैं, इसलिए हमारा मेन प्रोग्राम रन करने के लिए। बट यहाँ पर फंक्शन जो है हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको एक डाटा टाइप लेना होगा int, और उसके बाद फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम क्या लेते हैं हम लोग, t लेते हैं और पैरेंथेसिस देना है और कर्ली ब्रैकेट।
तो ये हो गया हमारा फंक्शन क्रिएट। ठीक है, इतना सीधा साधा है फंक्शन क्रिएट करना। ठीक है, और उसे कॉल करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इंट मेन लेते हैं और इंट मेन के अंदर यहाँ पर कर्ली ब्रेस देते हैं, तो सिंपली यहाँ पर टी पैरेंथेसिस और सेमीकोलन इतना ही लिखना है बस। यहाँ से इस फंक्शन को कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर दिखाता हूँ, प्रिंट एफ ऑफ दिस इज फंक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पर मैं एक हेडर फाइल लेता हूँ सिंपली, यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h, ये ली मैंने हेडर फाइल और ये लिया मैंने एक कोड जो कि है प्रीडिफाइन फंक्शन। प्रीडिफाइन नहीं, सॉरी, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पर फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब इसे रन कर देखते हैं। उससे पहले fun.c नाम से सेव करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंप्लीटली हमारा फंक्शन कॉल हो गया है। दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ दिस इज माय फंक्शन और रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस इज अ माय फंक्शन शो हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि परसेंट मतलब स्लैश एन से हम लोग न्यू लाइन को आते हैं। ठीक है, अब स्लैश टी जो है हमारा, स्लैश टी से क्या होता है कि एक टैब होता है। यहाँ पर आप लोग कीबोर्ड में भी टैब का यूज करते हैं, तो वो एक टैब होता है, तो उसे दबाने से कुछ स्पेस छूट जाता है। वैसे ही परसेंट टी का काम है टैब देना। उसके बाद स्लैश ए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि स्लैश ए देने से एक बार आवाज आएगी। तो इस प्रोग्राम को रन करते आप लोग आवाज सुनना। तो इस प्रकार से आपको डिफॉल्ट आवाज सुनाई देगी। वॉल्यूम फुल करता हूँ और फिर से यहाँ पर आप लोग आवाज सुन सकते हो। अगर मैं इसी को बार बार लूँ तो लिया, तो यहाँ पर रन किया तो वो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ। अब वो किस वजह से, तो यहाँ पर /a इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है, फिर भी ट्राई करता हूँ। हाँ, वो एक ही बार, आप कितनी बार लोगे तो एक ही बार में ही आवाज देगा। उसके बाद अगर मैं इसी लाइन को फिर से एक बार प्रिंट करता हूँ तो भी उसका फिर से आवाज नहीं आएगा। तो वो जब रन होता है उस टाइम ही उसका आवाज हमें दिखाई देता है, मतलब सुनाई देता है। अब यहाँ पर इंट मेन आता है, हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर भी मैंने उसी लाइन को लिया। तो अब क्या होगा, दिस इज ये स्लैश टी निकल लेता हूँ, इसका हमने यूज देख लिया है क्या है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतना सारा स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पर इतना सारा स्पेस है, तो हमारे आउटपुट में भी आता है या नहीं वो हम देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा स्पेस देता हूँ, यहाँ पर भी दिया स्पेस और यहाँ पर स्लैश एन लगाता हूँ जिससे कि एक न्यू लाइन में आ जाए। और हमें क्या देखना था, यहाँ पर दिस इज माय
मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसे रन किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्पेस देने से यहाँ पर स्पेस भी काउंट किया है इसने, और यहाँ पर /n जो है वो /n यहाँ पर यूज नहीं किया। अब यहाँ पर इस /n तो हमने पहले स्टार्टिंग से ही दे रखा है, तो यहाँ पर ये /n यूज क्यों नहीं हुआ। अगर मैं इस /n को यहाँ पर दूं तो क्या यूज होगा। यहाँ पर इसका फॉर्मेटिंग समझ लेना एक बार। ये जो कंपाइलर है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, और ये सबसे पहले इस इंट मेन की कंडीशन को या इस फंक्शन को सर्च करता है और उसके अंदर जाकर इस लाइन को प्रिंट कर देता है, और यहाँ से उसे जो जो लाइन मिलती है उसे वो प्रिंट करता चला जाता है। अगर यहाँ पर लाइन नंबर 9 पे टी को कॉल करने के लिए बोला है तो वो यहाँ से इस लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। टी को कॉल करेगा, ये प्रिंट करेगा, और उसके बाद वो फिर से इसी लाइन पर चला जाएगा, ठीक है। और इसके लाइन पर आने के बाद वो नीचे उसका अगला काम या उसका अगला टारगेट कंप्लीट करने के लिए चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक कंपाइलर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने /n इस लाइन के अंदर दे दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस इज अ माय मेन फंक्शन और दिस इज अ माय फंक्शन। तो इस तरह से न्यू लाइन में यहाँ पर देने से आ गया, और इस तरह आप लोग आपका खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसी को कॉपी कर और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ टी के बाद u नाम का, और उसे कॉल करता हूँ यहाँ पर टी की जगह u का, ठीक है। अब यहाँ पर printf दिस इज अ माय फंक्शन, दिस इज माय u फंक्शन, दिस इज अ माय t फंक्शन, और इसे अब कंपाइल और रन। तो यहाँ पर /n देता हूँ। अब यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, मतलब कौन सी लाइन में /n दूं मैं, ठीक है। तो इस printf के अंदर दूं या इस printf के। तो सबसे पहले मेरा कॉल हो रहा है t, तो मैं दूंगा इसके अंदर /n, जिससे कि न्यू लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब कंपाइल और रन किया तो यहाँ पर देख सकते हो दिस इज अ माय मेन फंक्शन, दिस इज अ माय टी फंक्शन, दिस इज अ माय यू फंक्शन, ऐसा आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशन को उलटा पालट कर दे तो यहाँ पर अब रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमने वहां पर /n नहीं लगाया था यू फंक्शन के अंदर, तो वो डायरेक्टली एक लाइन में आ गया। और यहाँ पर देख सकते हो दिस इज अ माय यू फंक्शन और दिस इज अ माय टी फंक्शन, टी फंक्शन हमारा लास्ट में आ गया। तो इस प्रकार से फंक्शन कॉलिंग होता है, और जो मेन फंक्शन है उसके अंदर से हमें किसी भी फंक्शन को कॉल करना है। मेन फंक्शन नहीं लोगे तो हमारा कॉल नहीं होगा। तो नेक्स्ट में आते हैं हमारा जो एरे फंक्शन है पैरामीटर। तो फंक्शन के अंदर हम लोग एरे को कैसे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन लिया था हमने, तो इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। मतलब इस मेन फंक्शन से कोई भी वैल्यू देकर यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, उसके साथ एडिशन कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें लिखना है इंट और एक वेरिएबल ए लो बी लो, आपको जो लेना है वो लो। तो यहाँ पर मैं सिंपली बी लेता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंट पैरेंथेसिस %d और कोमा देकर बी और सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा बी है वो प्रिंट हो जाएगा। ये टोटली हटा देता हूँ और इसका कर्ली ब्रेस, और यहाँ पर कॉल करूंगा मैं सिर्फ टी को, और यहाँ पर
इंट a इज इक्वल्स टू 10 देता हूँ और सेमीकोलन। अब यहाँ पर पैरामीटर पास करना है हमें a, ठीक है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी b के अंदर स्टोर और प्रिंट होगा हमारा 10। तो वो कैसे होता है, हमें इसके अंदर देना होगा हमारा a, ठीक है। अब कंपाइल कर रन करते हैं तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है प्रिंट, यहाँ पर f। अब किया कंपाइल और रन तो हमारा आउटपुट आ रहा है सक्सेसफुली 10। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर आप लोग जो भी वेरिएबल लो, जिस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू स्टोर करनी है वो करो, बट यहाँ पर जब वैल्यू जा रही है कॉलिंग टाइम, तो वहां पर जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है वही वेरिएबल एंटर करें। और यहाँ पर फंक्शन के अंदर आप लोग कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर a से वैल्यू शेयर किए या कॉल करते टाइम मैंने भेजी है, बट यहाँ पर b के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आता है इस चीज में। तो इस प्रकार से आप लोग आपके आर्गुमेंट्स और वैल्यूज को शेयर कर सकते हो। उसी प्रकार से आप लोग एरे को भी शेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है रिकर्शन। तो रिकर्शन का जो प्रोसेस है, तो जो हमारा फंक्शन है, मान लो ये हमारा t का फंक्शन है, उसी t के फंक्शन को हम लोग बार बार कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉल किया है एक बार, तो मैं यहाँ पर फिर एक बार कॉल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू देता हूँ मैं b की, क्योंकि हमारी वैल्यू है b के अंदर ये हुआ रन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसे ब्रेक ही नहीं लगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, वो खुद को ही कॉल कर रहा है, इसलिए ये इनफाइनाइट ये प्रोग्राम कभी स्टॉप ही नहीं होने वाला। यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिकर्शन। उसके बाद आता है सी मैथ, मतलब मैथ का जो फंक्शन है, हमने लास्ट वीडियो में देखा ही कि सी का जो मैथ का फंक्शन है उसका यूज कर हम लोग कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज, रूट, क्यूब रूट, उसके बाद स्क्वायर रूट, ये सब वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सी का पूरा कोर्स। तो अगर आपने जो हमारी वो प्लेलिस्ट है वो देखी नहीं, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो आपके सर के ऊपर से गया होगा, तो वो पहले देख लो, जान लो उसके अंदर क्या दिखाया है क्या नहीं। अगर कोई गलत लगे तो हमसे शेयर कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हो, हम उसकी आपको रिप्लाई देंगे, उसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल, माइस्क्यूएल जो डीबीएमएस में यूज किया जाता है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।